क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसी और एक आसान चैप्टर भी है। अगर आप सीक्वेंस में इसको पढ़ोगे और जो जो बताते जा रहे हैं वो बढ़िया से नोट करते चलोगे, ठीक है। तो आज तो एसी का हमारा पहला लेक्चर है, तो आज तो हम इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का, आपको डिफरेंस बताएंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से कैसे डिफरेंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। हमेशा 2I0/पाई नहीं होता है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या ऑफ ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है। I0/√2 हमेशा नहीं होती है। अच्छे अच्छे सवालों में आरएमएस निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये सब आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकालिए कॉपी और पेन, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और चूहे को खाना बंद कर दें। और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों मैं आपको सच बताऊं तो ऑल्टरनेटिंग करंट कोई नया चैप्टर नहीं है। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेट करोगे, वही चैप्टर आगे बढ़ गया। अगर आपको याद हो तो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आखिरी लेक्चर में हमने आपको एसी जनरेटर बताया। नहीं देखा, देख लीजिए, यूट्यूब पे टाइप करिए एसी जनरेटर फिजिक्स वाला क्लास 12 लिखना, वरना क्लास 10 का मिल जाएगा। तो वहां हमने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है एसी जनरेटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। आज तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये होता क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट और कैसे डिफरेंट है डीसी से। पहले ये देखते हैं। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो डायरेक्ट करंट बच्चों वो करंट होता है जो यूनिडायरेक्शनल हो। कैसा हो? यूनिडायरेक्शनल हो, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी करंट अपना साइन चेंज ना करे। करंट अपना साइन चेंज ना करे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। जैसे कि ये करंट, यहां टाइम, यहां करंट, पूरे टाइम यहां पे देखो करंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। बट कांस्टेंट होना कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि या तो पूरे टाइम पॉजिटिव रहो या तो पूरे टाइम नेगेटिव रहो। ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये करंट वेरिएबल है पर पूरे टाइम प्लस 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 पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये डायरेक्ट करंट हो जाएगा। जैसे देखो, ये देखो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट एक ही तरफ हो, दो तरफ ना हो। ऐसे ये पूरे टाइम करंट नेगेटिव है, वेरिएबल है, बट पॉजिटिव नहीं हो रहा, अपना साइन ना चेंज करे करंट। ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कई बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट करंट का मतलब कांस्टेंट करंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट, जो अपना साइन चेंज ना करे। डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट के सोर्स के लिए डीसी सोर्स, अरे बैटरी का सिंबल डीसी सोर्स ऐसा होता है। डायरेक्ट करंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए हम ऐसे करंट बना सकते हैं और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो पूरे सवाल के लिए हम एक ही डायरेक्शन करंट का ले सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आज हमारा टॉपिक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा ध्यान से देखो, अभी तक आपने डायरेक्ट करंट ही पढ़ा है। अरे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ डाली, उसमें डायरेक्ट करंट ही तो देख रहे थे हम। बैटरी लगा लगा के तो करंट निकाल लेते, ये रजिस्टर, वो रजिस्टर, ये कैपेसिटर, सब में बैटरी लगी थी। अभी तक आप ऑल्टरनेटिंग करंट से खेलना ही नहीं जानते हो, इसीलिए ये चैप्टर नया आया ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे आपको बताया जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट से कैसे सवाल सॉल्व करें। अगर एसी के साथ रेजिस्टर लगा हो या एसी के साथ कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, दो लगे हो, तीनों लगे हो, तो कैसे डील करना है वो ये चैप्टर में समझना है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ये ऐसा करंट है which changes its direction। ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करे, साथ में मर्जी हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, नहीं मन हो तो ना करे, पर डायरेक्शन जरूर चेंज करे। ऐसा करंट जुम 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 जुम, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ये आपने देख ही रखा होगा। तो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज करे।
वैल्यू हो सकता है सेम रखे, जैसे मान लो यहाँ पे करंट ने वैल्यू ली कांस्टेंट कुछ 2 एम्पियर की, टिक 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 टिक, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर कांस्टेंट -2 एम्पियर, टिक 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 टिक, फिर +2 एम्पियर, टिक 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 टिक, -2 एम्पियर, टिक 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 टिक, +2 एम्पियर। So this current is constant but it changes its direction, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जुम 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 जुम। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी? डीसी will take only one direction, AC will take both direction. The symbol for AC current is like zumba 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 zum। ये रहा AC सोर्स। और AC करंट में आप ऐसे नहीं बनाना, हम बनाएंगे, आपको बताएंगे किस कंडीशन बना सकते हैं, बट ये बनाना गलत हो गया क्योंकि एसी करंट कच 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 अपना डायरेक्शन चेंज करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। नोट करें, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? सी अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक होता है, अभी आगे बताएंगे हम आपको ये बात। नोट करिए, इतना डर लग रहा है सर, डर क्या होगा इसमें सर? कुछ नहीं, बहुत आसान है, जैसे जैसे बताएंगे बस सीक्वेंस में फॉलो करना, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाना, कॉम्प्लेक्स नंबर मत ले आना, कई किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर समझाता है, ये सब चक्कर में मत पड़ना। जितनी चीजें बताएंगे ध्यान से लिखते जाना, सवाल पे सवाल बनते जाएंगे। नोट करें, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक होता है, ये ढंग से देखा जाए तो बीटेक के अंदर आता है, जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बहुत डिटेल में समझाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लगाकर। मैथ्स में है कॉम्प्लेक्स नंबर, बायो वाले कह रहे हैं ये क्या है ठीक है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है और हम आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे कहां पे क्या लगाना है। ये कैसी होगा, हो जाएगा, बहुत आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आसान चैप्टर है। यहाँ पे नंबर बटते हैं एग्जाम में, छाप लीजिए। सर कितना अच्छा एग्जाम में नोट बटे, ऐसे ऐसे पैसे बेटा रहे हैं, पॉज करके नोट करो, बातों में फंस जाते हो मेरी। छाप लिया, छाप लिया, ओके। दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा की साथ, अरे दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा की साथ, दुल्हन तो जाएगी। अच्छा, अब एक नई चीज समझते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो यार, आप देख रहे हो करंट यहाँ पे वेरिएबल टाइप का है, तो हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। करंट भी वेरिएबल होगा और इसका ईएमएफ भी वेरिएबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। अब कई लोग रट के बैठे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 2I0/π, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर आपने बीए याद किया है, क्या आपके टीचर ने भी आपको ये पढ़ाया, क्या आप बीए रट के बैठे हैं, तो आप बड़ी मुश्किल में हैं ठीक है, ये होता है बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब करंट की इक्वेशन I0 sin ωt हो। सारे अल्टरनेटिव करंट के लिए ट्रू नहीं। पहले एवरेज वैल्यू का मतलब समझते हैं। देखो, करंट अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो हम लिखेंगे dq/dt इस करंट, ऐसे लिखते हैं dq/dt। ये कौन सा करंट होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या करंट है। अगर हम तुम्हें कहें एवरेज करंट, आई एवरेज, तो एवरेज करंट क्या होगा कि उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया और कितने टाइम में किया, q/t। इंस्टेंटेनियस में dq/dt लगा देते हैं, इंस्टेंटेनियस में छोटा छोटा ना, छोटे से इंटरवल में छोटा सा चार्ज फ्लो किया और ये पूरे टाइम में q चार्ज फ्लो किया। ये एवरेज करंट निकालने का तरीका। क्यों निकालना पड़ रहा है एवरेज? क्योंकि वेरिएबल टाइप के करंट मिल रहे हैं ना, यहाँ पे देखना वैल्यू वगैरह भी चेंज हो रही है। अब एक चीज समझो, इसको करने का तरीका क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं इस चैप्टर की, बड़े काम की चीज है, वरना हम भी 2I0/π बता के बंद कर देते हैं। सुनो, क्या हम करंट को dq/dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम गलत नहीं। क्या हम dq = idt भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या q = idt लिख सकते हैं। दिस इज द चार्ज फ्लोन इन टाइम t। यहाँ इंटीग्रेशन 0 से t लगा दो, इंटीग्रेशन में 0 से t लगा दो, तो ये t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो मिल रहा। यानी यहां पर हम q की जगह I average = इंटीग्रल I dt अपॉन, अब ध्यान से, क्या t की जगह मैं इंटीग्रल dt लिख सकता हूं? अरे इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, t ही तो है, छोटे छोटे टाइमों को इंटीग्रेट कर दो पूरा टाइम। लिखने का तरीका है फॉर्मूला, I average = इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt। पहले नोट करो फिर बताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। हमने क्या बोला, I average होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। हमने कहा टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? इंटीग्रल I dt से।
I is equals dq by dt, dq is equals to I dt, q is equals to इंटीग्रल I dt। हमने कहा q की जगह इंटीग्रल I dt और नीचे इंटीग्रल dt, dt 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 जोड़ो dt बन जाएगा। नोट करो फिर बताएं बच्चों। कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे आपको पता है करंट यहां टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, टाइम के साथ चेंज हो रहा था। करंट अगर टाइम पे डिपेंड, या कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड करे और उस क्वांटिटी का आपको एवरेज निकालना हो, तो निकालने का तरीका होता है इंटीग्रल वो क्वांटिटी इनटू dt, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। क्या बोली सर, क्या बोले? मान लो कोई क्वांटिटी है y, वेयर y इज फंक्शन ऑफ टाइम, y टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे करंट टाइम के साथ बदल रहा था। हमसे किसी ने कहा y का एवरेज निकालो, तो तरीका क्या होगा, इंटीग्रल y dt अपॉन इंटीग्रल dt। ये चीज सीख लो, ये चीज सीख लो, बड़े काम की है कि कोई भी चीज अगर टाइम पे डिपेंड कर रही, क्या कोई हसीना जब रूठ जा, कोई भी छिछी क्वांटिटी अगर टाइम पर डिपेंड करे तो एवरेज ऐसे निकालो। क्लियर है? जैसे y देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो y का एवरेज, जैसे ऐसे आपको इसी चैप्टर में आगे क्यों आपको मिलने वाला है क्वांटिटी पार। पार भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम होगा इस चैप्टर में कई बार, तो पार का भी एवरेज जब निकालना होगा, एवरेज पार टर्म यूज होगा, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल p dt अपॉन इंटीग्रल dt। समझ गए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड करती है और उस क्वांटिटी का आपको एवरेज चाहिए, तो आप क्या करो, इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt, इंटीग्रल p dt अपॉन इंटीग्रल dt। नोट करें इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एवरेज करंट का एक्चुअल फॉर्मूला। यहां से 2I नॉट बाई पाई कभी आएगा कभी नहीं आएगा, नोट करें। जादू जादू, नोट कर लिया, जादू जादू। ओके, अब जरा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी ऐसी हो जाएगा, इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt। और एक सवाल करते हैं, हमारे पास ये है एक सवाल, इफ I is equals to 2, no not 2, I is equals to 3t square, find average current in 2 seconds। 2 सेकंड में एवरेज करंट बताएं। क्या करेंगे, I is equals to 3t square, t की जगह 2 रख देते हैं, 3 into 2k square, 2k square 4 होता है, 4 3 12 होता है, 12 is the answer। ये तो गलत है, सभी को पता होगा। ये आपने करंट निकाला है दूसरे सेकंड पे, ये आपसे एवरेज पूछ रहे हैं। करंट देखो समय के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। आपने 2 सेकंड्स में उठा के करंट बताया ना, ये ना पूछा आपसे, आपसे एवरेज पूछा है। तो आई एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt। कहां से कहां, 0 से लेके 2 सेकंड्स, 0 से लेके 2 सेकंड्स। I की जगह क्या रखोगे, 3t स्क्वायर dt। अरे कितना बड़ा सांप बन गया, 3t स्क्वायर dt 0 से लेके t, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके 2 है। 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 0 से लेके 2, 3 से 3 मारा, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके 2। तो आपको फाइनली आई एवरेज की वैल्यू मिलने वाली है, t क्यूब की जगह आप 2 क्यूब रख दोगे यानी 8, और नीचे रखोगे 2, तो आंसर आएगा 4 एम्पियर। बोलो क्लियर हो गया? सो एवरेज करंट कैन आल्सो बी 4 एम्पियर। क्लियर हुई बात? ये कॉन्सेप्ट है एवरेज करंट का। 2I नॉट बाई पाई एक फॉर्मूला है एवरेज करंट का, एक पर्टिकुलर कंडीशन में। छाप लें इसको। आया बोलो, पक्का बोलो, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो आया। बहुत बढ़िया, सर बोल तो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, जरा सी चीज को हम लोग थोड़ा ग्राफ वगैरह से देख लेते हैं, ग्राफ वगैरह बना के। मान लो हमें एक सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ बना के दिया I वर्सेस t का। देखो जरा इसको,
मान लो मैं ये ग्राफ बना के दिया, यहाँ बोलता है करंट 2 एम्पियर, यहाँ कहता है -2 एम्पियर, और ये टाइम के साथ ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है, कभी +2 एम्पियर, कभी -2 एम्पियर, कभी +2, कभी -2, ऐसी करंट है। अब हमसे यहाँ पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एवरेज। बच्चों आई एवरेज को आप एनसीईआरटी में देखोगे ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब भी आई एवरेज होता है। और बच्चों आई एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई बार, किसी भी चीज का एवरेज, आई क्या पावर का एवरेज हो, वोल्टेज का एवरेज हो, है ना, तो उसको ऐसे कुछ कुछ में बंद कर दो या ऊपर उसके बार लगा दो, इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो हमसे कहा आई एवरेज निकालो किस चीज का, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल। बताओ एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज करंट कितना है, 0। भाई आधी साइकिल में +2 है, आधी साइकिल में -2 है, तो एवरेज कितना आएगा, 0। क्लियर है? तो कभी आपको कोई साइकिल वाला करंट दिखे, है ना, इस टाइप का ज़ूम ज़ूम ज़ूम, या इस टाइप का साइकिल वाला, जितना पॉजिटिव उतनी देर के लिए नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव उतनी ही देर के लिए नेगेटिव, जितना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, जितनी देर पॉजिटिव उतनी देर नेगेटिव, तो अब तो आपको फुल साइकिल का एवरेज करंट 0 आएगा। अब इसी में एक सवाल और बनता है, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ऐसे भी लिखा हो सकता है आई ज़ूम ज़ूम हाफ साइकिल, समझ जाओगे ज़ूम ज़ूम का मतलब क्या है, एवरेज। तो हाफ साइकिल का एवरेज क्या होगा, हाफ साइकिल का एवरेज, अगर हाफ साइकिल का एवरेज देखें तो 2 एम्पियर, या इस तरफ से हाफ साइकिल का -2 एम्पियर, तो हम इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं मॉड लगा के, कितना आंसर है 2 एम्पियर, कभी +2 कभी -2। बट हाफ साइकिल में 0 नहीं है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, आधी साइकिल। देखो एक कंप्लीट साइकिल ये हुई, ये हुई हाफ साइकिल। क्लियर हुई बात? अच्छा एक ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनना ध्यान से, आई स्क्वायर बार, बार लगाएं या कुचुक कुचुक लगाएं एक ही चीज है, ऐसे लिखते हैं आई स्क्वायर कुचुक कुचुक, ये क्या है, ये स्क्वायर का एवरेज है, आगे काम आएगा, स्क्वायर का एवरेज, करंट के स्क्वायर का एवरेज। अरे आ रहे हैं भाई 2i/पाई पे, उसी पर रुके हो, स्क्वायर का एवरेज जरा बताओ, यहाँ स्क्वायर का एवरेज क्या है, यहाँ पे स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे स्क्वायर 4, यहाँ पे स्क्वायर 4, यहाँ पे स्क्वायर 4, यानी स्क्वायर तो हमेशा 4 है, तो एवरेज भी कितना आ जाएगा 4, तो स्क्वायर तो कांस्टेंट है 4। अरे भाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर तुम आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे वर्सेस टाइम, अरे 12th में आ गए हो, आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओ वर्सेस टाइम, तो क्या ऐसा बनेगा 4 एम्पियर है आई स्क्वायर, इसका एवरेज भी 4 आ जाएगा। अरे आई स्क्वायर चेंज ही नहीं हो रहा, 4 4 4 4 4, ठीक है। तो आई स्क्वायर का एवरेज भी निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, आई स्क्वायर या बी स्क्वायर। क्लियर है? मिटा रहे, ग्राफ समझ रहे हो, फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा अब बात करते हैं जो हमारे घरों में करंट आता है उसके बारे में, जो हम सबको एक ना एक बार लाइफ में लगा है, शॉक लगा रहे, शॉक लगा रहे, शॉक लगा, उस करंट की बात करते हैं। तो वो करंट एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, और उस करंट का या उस ईएमएफ का इक्वेशन आपको पता होगा। हाउस होल्ड करंट की बात करें जिसकी हमें स्टडी करनी है पूरी, तो हमारे घर में एसी करंट सप्लाई होता है, और एसी करंट पैदा होता है एसी जनरेटर से। और एसी जनरेटर मैंने आपको ईएमआई के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो कि प्रीवियस चैप्टर ही था आपका, और वहां हमने देखा था एसी जनरेटर से जो करंट निकलता है या उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन लेता है, V is equals to V naught sin omega t, या E is equals to E naught sin omega t। अलग अलग किताब में अलग अलग सिंबल है पोटेंशियल का, कई बार ईएमएफ के फॉर्म में E is equals to E naught sin omega t। नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझो। V is equals to V naught sin omega t, यानी ये पोटेंशियल टाइम के साथ वेरिएबल है, ये पोटेंशियल टाइम के साथ वेरिएबल है, ये पोटेंशियल टाइम के साथ वेरिएबल है। ऐसे साइन का ग्राफ बनेगा, ये साइन का कर्व बन गया, साइन कर्व। और अगर आप इसका करंट देखोगे तो करंट कितना आएगा, I is equals to I naught sin omega t, यानी ये करंट भी टाइम के साथ वेरिएबल है, और ये भी साइन का ग्राफ ही बनाएगा ऐसे। तो हमें ज्यादातर डिस्कशन इस चैप्टर में ऐसे करंट और ऐसे पोटेंशियल का ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी मैंने ग्राफ तो आपको दिखाया, बीच में ऐसे वाले बनाए रेक्टेंगल वाले, I is equals to 2t² ले लिया, और ट्रायंगल वाले ग्राफ दिखाया। बट इस चैप्टर में 95% सवाल इन ग्राफ पे है। 95% टाइम आपका पोटेंशियल इस फॉर्म का होगा और करंट कुछ कुछ इस फॉर्म के आसपास। साइन ओमेगा टी के साथ कुछ और चीज भी जुड़ी हो सकती है, साइन ओमेगा टी +5 हो सकता है, एचएम में पढ़ा होगा आपने,
ऐसे चित्र से हमने छोड़ दिए थे, वो तो 11th में था। कुछ नहीं यार, इसके साथ एंगल में और कोई चीज लिखी होगी। इसको फेस बोलते हैं, सब पता है ना, छोटी मोटी चीजें। चलो अगले लेक्चर में सब आएंगी बातें, तब समझाएंगे। इसको फेस बोलते हैं जो एंगल होता है अंदर साइन के साथ। तो हो सकता हो कुछ फेस के साथ यहाँ पे +5 -5 +30 डिग्री +60 डिग्री ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। जो भी ग्राफ करीब करीब ऐसा ही बनेगा। तो आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम सवाल आएंगे 95% वो या तो ऐसे पोटेंशियल पे या ऐसे करंट पे ही बेस्ड होंगे। तो ध्यान से इसको देख लें। तो हम ऐसे करंट की बात करने जा रहे हैं। ये एसी जनरेटर से बनने वाला करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि इसकी वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है, ये साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है। अब ऐसे करंट की हम एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मिटा रहे हैं इसको, छापना है, छाप लो। ओके, आइए अब तो हम निकालते हैं एवरेज फॉर दिस करंट। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस करंट का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। जरा से ग्राफ बना लेते हैं। तुम भी हो मैं भी हूं, पासा हो तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा। ठीक है, ये हाफ टाइम, ये फुल टाइम। एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर अगली साइकिल चली। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, कोई डाउट, कोई शक? नो सर। कितना आंसर आएगा? 0। फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितनी देर पॉजिटिव उतनी देर नेगेटिव, आंसर विल बी 0। पर हम नहीं मानेंगे, हम इसका प्रूफ देंगे। ये अदालत सबूत मांगती है, तो आओ सबूत देंगे। आई एवरेज निकालने का जो तरीका है हमारे पास वो है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ऐसा हमें करना है कितनी देर के लिए? एक साइकिल के लिए। तो 0 से लेके कैपिटल डी, 0 से लेके कैपिटल डी, क्योंकि फुल साइकिल की बात हो रही है। फुल साइकिल का एवरेज करंट 0 ही होता है, बट हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लो बोर्ड में पूछ लिया तो इंटीग्रेशन आई की जगह लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके टी, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेकर टी। यहां से देखो आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये शायद ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, है कि नहीं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और थीटा के अंदर कुछ लिखा है उससे डिवाइड कर दो। अच्छा, और भाई लिमिट लगानी पड़ेगी, और भाई लिमिट लगानी पड़ेगी कितनी, कहां से कहां? 0 से लेके टी, और नीचे dt का इंटीग्रेशन तो t ही हो जाएगा, टी आएगा ना, टी आएगा 0 से t, ठीक है। फिर देखो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू आई एवरेज इज इक्वल टू, हाँ 0 ही आएगा, प्रूफ कर रहा है। इज इक्वल टू आई नॉट माइनस को बाहर ले लेके, अच्छा माइनस बाहर ले लेते हैं, प्रॉब्लम लिखता हूं, cos ओमेगा t 0 से लेके t, और नीचे क्या है? ओमेगा t। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर हम आगे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट cos ओमेगा t माइनस cos 0, ये तो आएगा ना। अरे t की जगह कैपिटल T, फिर t की जगह 0 cos ओमेगा t माइनस cos 0, नीचे ओमेगा t। अब याद करो ये t, ये कैपिटल T क्या ये होता था 2 पाई बाय ओमेगा? कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। अरे कितनी भी बुरी हालत होगी तुम्हारी, कहीं ना कहीं किसी गुरुद्वारे किसी मंदिर के बाहर कहीं तो लिखा होगा ये t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अरे कहीं ना कहीं ट्रेन में कहीं तो लिखा है 2 पाई बाय ओमेगा। अरे सर्कुलर मोशन में देखा होगा, एसएचएम में देखा होगा, वेव्स में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा पुट करके, सर मैंने कहीं नहीं देखा, कोई बात नहीं, यहां देख लो। हाँ, t की जगह हमने 2 पाई बाय ओमेगा पुट किया। t समझ रहे हो ना, टाइम पीरियड, ये सब एसएचएम में पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, t टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। तो यहां से ओमेगा ओमेगा मर गया, cos 2 पाई मतलब क्रॉस 360, cos 360 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 1 मक्खन 0 आ गया। अरे भैया cos 2 पाई मतलब cos 360, क्रॉस 360 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 1 मक्खन 0, करंट 0। तो बीबी ये करंट 0 होते, ये करंट 0 आती, समझ लो। तो फुल साइकिल करंट एवरेज जब निकालोगे एसी में तो 0 आएगा, इसीलिए ये पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर है हाफ साइकिल, पॉपुलर है हाफ साइकिल जिसकी वैल्यू आप रट के बैठे हो 2 i नॉट बाई पाई। छाप लें इसको,
सर मैं तो वो भी नहीं रट के बैठा था, जो पढ़ के बैठा वो रट के बैठा। हाँ, छाप लिया। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्हीं से मैं प्यार करूं। उसी के बाद मम्मी की फ्लाइंग चप्पल मिलते ही सारा प्यार उतरता हुआ। मिटा रहे इसको, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, जो कि 0 नहीं है, सभी को पता है हाफ साइकिल का 0 नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है। तो आई, अरे चिच्ची तुम भी मीटर गए, रुक जाओ। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आधे साइकिल की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2i0 बाई पाई इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का यहाँ पे फंक्शन हो, i0 sin ओमेगा टी, i0 cos ओमेगा टी, उस कंडीशन में ये आएगा। आओ देखते हैं कैसे। सो आई एवरेज का फॉर्मूला फिर से हम पुट कर देंगे, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अच्छा मान लो हमें आई स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। क्लियर है ना? जिस चीज का भी एवरेज निकालना है उसको डी टी के साथ इंटीग्रेट और नीचे इंटीग्रेशन डी टी। कहां से कहां जाना है इस बार? 0 से लेकर t/2 से इतना चाहिए हमको, ये इसका एवरेज चाहिए। कभी करंट कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम, इस पूरे की एवरेज होनी चाहिए। ये देखो पीक वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज पीक वैल्यू, यही तो i0 है, समझ रहे हो? ये i0 है। क्या पूरे टाइम करंट i0 है? नहीं यार, शुरू में 0 है, फिर बढ़ा, बीच में एक बार i0 हुआ, फिर घटा, ठीक है? तो पीक वैल्यू है। और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो आई डी टी की जगह i0 sin ओमेगा टी dt से 0 से लेके t/2 नीचे इंटीग्रेशन ऑफ t भी 0 से t/2। आपको पता है इंटीग्रेट करोगे dt को तो t आएगा, कहां से कहां 0 से t/2। फिर यहाँ i0 sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा था, i0 माइनस cos ओमेगा टी, नीचे एक ओमेगा भी आ जाएगा, 0 से लेके t/2 करेंगे, ये t का बिंग बिंग भागुम, ये ऐसा लिखा जाएगा बिंग बिंग भागुम। क्लियर है ना? t जगह t/2 फिर -0। अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस को चलो बाहर निकाल लेते हैं, cos ओमेगा टी, t की जगह पहले t/2 फिर माइनस cos ओमेगा t की जगह 0। ये बोलो सही है? अरे भाई इस t की जगह t/2 रखा, माइनस t की जगह 0 रखा, इस माइनस को मैंने खींच के बाहर कर लिया है, नीचे की चीज से डिवाइड हो रहा है ओमेगा t/2 से, ठीक है? हाँ अब बताओ t की जगह क्या रखेंगे? 2π/ओमेगा पुट कर दो, माइनस i0 cos ओमेगा 2π/ओमेगा 2 माइनस cos 0। बोलो सही है? t की जगह 2π/ओमेगा रखा, यहाँ भी t की जगह 2π/ओमेगा रख दें, ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा, यहाँ पे एक 2। बोलो सही है? t की जगह 2π/ओमेगा। अब क्या होगा? अब कट्टम कुट्टा खेलेंगे, बूम 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 बूम। हाँ बोलो क्या आ रहा है? cos पाई यानी cos 180 की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 -1 -2 माइनस प्लस 2i0 बाई पाई। बोलो आ गया? हवा लग रही है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? cos पाई मतलब cos 180 इज -1, cos 0 इज 1 -1 -2 माइनस प्लस 2i0 बाई पाई। यही तो बोला था 2i0 by pi. This is the average value of sinusoidal current for half cycle. बाकी किसी भी करंट का एवरेज ये वो ऐसा नहीं है, रट के मत जाना। हाँ इस पर्टिकुलर केस में आंसर यही आएगा। छापें इसको, टीपें इसको। पीक वैल्यू समझ में आई? जो मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज वैल्यू समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। फुल साइकिल का एवरेज 0, हाफ साइकिल का एवरेज डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे 2i0 बाई पाई 95% केस में आपको ये मिलेगा, इसीलिए बच्चे इसको रट लेते हैं। छाप लिया? अभी ये सब करने का शॉर्टकट भी बता देंगे लास्ट में लेक्चर के, कुछ से मिटा रहे हैं। ओके तो ये बहानी थी पूरी एवरेज करंट। अच्छा इसी तरह से एवरेज ईएमएफ भी आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो? लिख लो इसको, if V is equals to V naught sin omega t, then V average is equals to 2V naught by pi। इसकी जगह कई बुक में E लिखा होता है, E भी मतलब EMF पोटेंशियल,
और इसी तरह से I is equals to I naught sin omega t. So I average is also equals to 2 I naught by pi. इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और ये दोनों एवरेज निकाले गए हैं फॉर हाफ साइकिल। क्लियर है? छाप लिया? तो ये थी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात। पीक वैल्यू भी समझ में आया, एवरेज भी समझ में आया। अब आते हैं आरएमएस वैल्यू पर। किसमें आ रहे हैं हम? आरएमएस वैल्यू पर। आरएमएस ये में डालना है अल्टरनेटिव करंट। हाँ समझ गए भाई, यही चैप्टर चल रहा है। आरएमएस वैल्यू ये सर 11th में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था सर? हाँ कैसी स्टीपी पढ़े थे सर मैंने। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन यानी एवरेज लो, फिर उस पे रूट लगा दो। देखो क्या है कि आप देख रहे हो कि जो घरों में पोटेंशियल आ रहा है वो कुछ ऐसा है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इससे तो एग्री करते हो, यहां तक तो सही बता रहे हैं। इसी जनरेटर से यही बनता है। ये आ रहा घर में। अच्छा, हमने सुन रखा है कि घर में हमारे 220 वोल्ट आता है। सबने सुन रखी है बात, घर में 220 वोल्ट आता है। तो 220 वोल्ट क्या है? V नॉट है यानी पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है या एवरेज है? टाइम t के साथ अगर पोटेंशियल का मैं ग्राफ बनाऊं, घर में आने वाला ईएमएफ तो कुछ ऐसा है। ये इसकी वैल्यू, पीक वैल्यू V नॉट। तो ये 220 वोल्ट क्या V नॉट है या 220 वोल्ट V एवरेज है? दोनों नहीं है। ये जो 220 वोल्ट आता है ये पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू है। अब आरएमएस का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? जब भी कहीं लिखा होता है ना कि ये एसी का पोटेंशियल इतना है या एसी का करंट इतना है, तो वो असल में आरएमएस वैल्यू लिख रहा होता है, एवरेज भी नहीं लिखता। एवरेज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना आरएमएस का। बताएं आरएमएस क्या होता है, बात करें इसके बारे में। चलो इसको फिर से बताएंगे कि घर पे जो 220 वोल्ट आता है वो आरएमएस। अभी फिर समझाएंगे इसको, पीक नहीं है। देखो रूट मीन स्क्वायर का मतलब, देखो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या रहा हमसे, देखो कि पहले स्क्वायर करो, चाहे पोटेंशियल हो चाहे करंट हो, पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज निकालो। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। और उसके बाद रूट लगा दो। क्लियर है? पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज निकालो फिर रूट लगाओ। जैसे हम आपसे पूछें व्हाट इज IRMS, करंट आरएमएस वैल्यू, V की भी हो सकती है I की भी हो सकती है, IRMS। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो। एवरेज के लिए ये लगा दें, यही तो होता है ना एवरेज, चुकू चुकू, और फिर उसका रूट लगाओ। दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS। कोई आपसे कहे VRMS बताओ, VRMS क्या करो? पहले स्क्वायर करो, V का स्क्वायर किया, फिर रूट लगाओ, सॉरी फिर एवरेज निकालो और फिर रूट लगाओ। समझ गए? रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। VRMS या IRMS। अलग अलग कंडीशन में इसके आंसर भी अलग अलग आएंगे, पर इसका भी बच्चे एक आंसर रटे होते हैं, I नॉट बाई रूट 2 V नॉट बाई रूट 2, जो कि ट्रू है जब करंट और पोटेंशियल साइनोसॉइडल हो। अगर पोटेंशियल की इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अगर करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इन कंडीशंस में आप बोल सकते हो कि VRMS की जो वैल्यू आएगी वो V नॉट बाई रूट 2 आएगी, और IRMS की जो वैल्यू आती है वो I नॉट बाई रूट 2 आती है। बट ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला ये है और ये। हाँ, आपके सिलेबस में आपको 95% सवाल यहीं से मिलते हैं, तो ये आंसर ट्रू होगा, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है। नोट करें, छापे इसको। दिमाग में बातें जा रही हैं, नए नए टर्म मिलते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? एवरेज वैल्यू समझ में आई थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम आरएमएस की बात कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इतना? ओके, तो आइए हम लोग ये वाली ही डेरिवेशन करते हैं कि कैसे आया I0/√2, कैसे आया V0/√2, आप देखते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी डेरिवेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं करंट I इज इक्वल्स टू I0 sin ω t दे रखा है और हमसे IRMS पूछा है इस करंट का। हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS। तो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में I0/√2 ही आता है। जैसे एवरेज इस पर्टिकुलर कंडीशन में 2I0/π ही आएगा। पर करने का तरीका क्या है किसी भी सवाल के लिए, वो है IRMS इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो और उस पे स्क्वायर रूट लगाओ। आ जाओ, तो I का स्क्वायर तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो I का स्क्वायर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज और उसके ऊपर रूट, रूट की जगह ये लिख लो कि पावर 1/2। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, ओके। अब बच्चों किसी चीज का एवरेज निकालना है और वो चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्या किया जाए? किस चीज का एवरेज निकालना है, वो चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी की पावर 1/2। बोलो सही किया क्या मैंने? मुझे इस पूरी क्वांटिटी का, देखो यार इसका मतलब चुकू चुकू का मतलब क्या होता है, पूरी क्वांटिटी का एवरेज। तो हमें इस पूरी क्वांटिटी का एवरेज चाहिए और ये पूरी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। ऐसी चीज का एवरेज जो टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, इंटीग्रेशन आई, ये देखो पूरा आई तो है, आई स्क्वायर चाहिए ना इसका मतलब, इस बार आई का एवरेज नहीं, आई स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, देखो ध्यान से आराम से, अगर आपसे कहता है आई स्क्वायर का एवरेज निकालो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, इसी का एवरेज चाहिए, जिसका एवरेज चाहिए डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है भाई, यहां पे आते हैं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब बड़ा बढ़िया एक्सप्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां, एक टाइम पीरियड के लिए 0 से t, 0 से t। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से I0 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। कुछ चीजों को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं उसमें से। I0 स्क्वायर बाहर आ गया, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और 0 से t फिर आ जाएगा t, इसको बाहर कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करना है हमें, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt को इंटीग्रेट करना है। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा। साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इसको लिख लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अरे ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़े जी। 2 साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का मैथ्स में यही तरीका है कि उसको cos थीटा से रिप्लेस करो। 2 sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बाई 2। मैथ्स है, नॉट माय मिस्टेक। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, मैथ्स है। तो sin स्क्वायर ओमेगा t को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। बोलो बात क्लियर है? यहाँ पे थीटा है sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे cos 2 थीटा। sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 लिखा मैंने। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, 0 से लेके t तक, यहाँ लगा दो dt, इस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे। चलो आगे करते हैं, और पूरे की पावर हाफ। बड़ा बढ़िया एक्सप्रेशन बना है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो IRMS इज इक्वल्स टू, इक्वल टू लगाते चले, IRMS इक्वल टू, हाँ यहाँ पे तो I0 स्क्वायर बाई टी तो बाहर रखा ही अपने पास, ठीक है, इसको बाहर रखा रहने देते हैं। अंदर चलते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहले 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन आया t, फिर cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, सो ये आ जाएगा माइनस, माइनस लगा हुआ है यार, इंटीग्रेट तुम्हें खुद से करना पड़ेगा सर, ऐसे स्वाइन मत करो, हमसे हो नहीं रहा। अरे 1 dt का इंटीग्रेशन t हुआ, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और फिर 2 ओमेगा से डिवाइड भी करोगे। अरे यहाँ जो एक्स्ट्रा लिखा उसी से तो डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2 ओमेगा, यही तो बनेगा। अरे जब ओमेगा था तो ओमेगा से डिवाइड कर दो, 2 ओमेगा से डिवाइड किया, और पूरे नीचे 2 था, उस 2 को भी यहाँ उठा के बाहर कर लो, 2 इसके भी नीचे, इसके नीचे उठा के बाहर कर लो, ठीक है। और इंटीग्रेट तो हो गया। अब लिमिट लगा दो, कहां से कहां जाना है आपको,
0 से लेके t और इस पूरे की पावर हाफ। क्या प्यारा एक्सप्रेशन है। सो आई आर एम एस आएगा वही, टेंशन नहीं लो। आई नॉट सर आपको पता आप ला ही दोगे कहीं से भी। आई नॉट स्क्वायर बाई 2 जैसे तुम लोग स्कूल में प्रूव करते हो ना, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। कुछ भी करके LHS से चले पहुंच गए कहां, गंगा किनारे, RHS से चले गंगा के उस किनारे, फिर बीच में जाके कुछ मसाला डाल के हो गया वैसे वैसे नहीं होगा यहाँ पे सही से होगा, ठीक है। तो t की वैल्यू पहले t रखोगे, माइनस इस t की जगह भी कैपिटल T, साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, फिर t की जगह 0 रखोगे, फिर माइनस साइन यहाँ भी t 0 रखोगे, 0/2 ओमेगा। बोलो समझे क्या बोल रहा हूँ, और इस पूरे की पावर हाफ लगा दो, ठीक है। इस t की जगह पहले कैपिटल T रखा, फिर बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअल में, अरे 0 होना है उसको, वैसे भी साइन 0 को क्या टेंशन लेगा, बाद में यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ठीक है। यहां से क्या क्या बाहर आने वाला है ध्यान देखो, एक तो t बचेगा, अब t की जगह कैपिटल T की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे, यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, देखो कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, 2 पाई बाई ओमेगा रखते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, इस ओमेगा से ये कटेगा, इससे मत काटना यार, ये तो डिवाइड हो रहा है ऐसे साइन से, दे रहे हैं मत बनो, साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, ये है ना, ये तो 2 ओमेगा पूरे से डिवाइड हो रहा है। अब t की जगह क्या रखोगे, ये पूरा एंगल है ना, ये 2 ओमेगा t, दिस इज एंगल। सो t की जगह क्या रखोगे, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कहता क्या आया, 2 2 4 पाई, 4 पाई मतलब 2 चक्कर घूम गए, 2 चक्कर घूम जाओगे वापस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, माइनस 0 प्लस 0, बाकी सब 0 हो गया, टेंशन खत्म की पावर में, नहीं समझे। अरे साइन 4 पाई, 4 साइन 4 पाई क्या होगा, सो जाएगा, 4 पाई प्लेट क्या है 0 आएगा भाई, 2 पाई 4 पाई 0। अब इस t से t कटेगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2, क्या आएगा बोलो, आई नॉट बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 लग जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं। आई नॉट स्क्वायर है, आई नॉट 2 रूट 2, दिस इज हाउ यू फाइंड VRMS और IR। ऐसी VRMS सेम, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, VRMS तरीका तो ये है, क्लियर। पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका रूट लो। पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लेना, इस चीज का मीन लेना है क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, इंटीग्रल dt बाय dt करके मीन लिया, फिर उसका रूट लिया, छाप लें। बाकी मैथ्स है इसमें, छाप लें, छाप लिया, पॉज करके छापें, 1 2 3 4 5 छप गया, मिटा रहे हैं, ओके। So this is how you can derive the expression for root mean square current or root mean square potential. But students, now note something. If V is equals to V naught sin omega t, then you can write VRMS is equals to V naught by root 2. And similarly, if I is equals to I naught omega t, in that case you can write IRMS is equals to I naught by root 2. अब मैं आपको सिग्निफिकेंस समझाता हूं RMS का, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS समझो आराम से। पहली बात, हमारे घरों में आने वाला 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो कि आता है 50 हर्ट्ज पे, ये आपने देखा होगा, कई जगह लिखा होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है कि हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो 50 साइकिल चल रहा है 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में करंट की 50 साइकिल बन रही है। बिना बताए रहा नहीं जाता मुझसे। ये देखो 1 साइकिल हुई, ये 2 साइकिल हुई, ये 3 साइकिल हुई, ये 4 साइकिल हुई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 सेकंड में इस तरह की 50 साइकिल हो रही है, यानी 1 सेकंड में करंट 100 बार 0 होगा। अरे 1 साइकिल में 2 बार 0 है, देखो 1 साइकिल में यहां 0 हुआ, फिर यहां 0 हुआ। हर साइकिल में करंट 2 बार 0, देखो 1 साइकिल में एक बार यहां 0 हुआ, फिर यहां 0। तो 1 साइकिल में करंट 2 बार 0 हो रहा है, तो 50 साइकिल में 100 बार 0। क्या मस्त करंट घर पे आ रहा है।
ऐसे ही करंट आ रहा है। ये जो ट्यूबलाइट चल रही है ना, ऐसे चल रही है। अब ये इसकी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि अपनी आंख पकड़ ही नहीं पा रही है कि करंट जीरो भी हो रहा है इसमें। ये जितने भी अप्लायंसेस है ना, सब में 1 सेकंड में 100 बार करंट जीरो हो रहा है, 1 सेकंड में। ये इंडियन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अलग अलग देश की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। किसी और देश में जाओगे तो उनका करंट किसी और तरह से बना रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अपनी 110 हर्ट्ज है। कई किताब में यूएस वगैरह की दी रहती है। तो भारत में जो करंट आ रहा है वो 1 सेकंड में 100 बार जीरो हो जाता है वो करंट। कमाल की बात। खैर इसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट है क्या? जब हमको पता है V तो वेरिएबल है, V तो वेरिएबल है, V तो चेंज हो रहा है, तो 220 वोल्ट क्या लिखा होता है? वो V एवरेज नहीं होता, 220 वोल्ट इज एक्चुअली VRMS। घर पे आने वाले पोटेंशियल की जो पीक वैल्यू है वो 220 नहीं है, उससे ज्यादा है। देखना चाहोगे? VRMS इज इक्वल्स टू V0 बाई √2। भाई V0 क्या होता है? पीक वैल्यू। ये होता है V0। यहां से V0 इज इक्वल्स टू VRMS इंटू √2। घर पे आने वाला RMS कितना है? 220 इंटू √2। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आती है 311 वोल्ट के आसपास। यानी घर पे आने वाला करंट 1 सेकंड में 100 बार 311 वोल्ट पे भी जाता है। वो हमारा स्टेबलाइजर भी नहीं पकड़ पाता। स्टेबलाइजर होता है ना, उसमें दिखाता रहता कितना, वो भी नहीं पकड़ पाता। 1 सेकंड में 100 बार 311 वोल्ट, प्लस 311 माइनस 311, समझ रहे हैं? तो 220 वोल्ट एसी जो बोलते हैं हम, वो असल में 311 तक जाता है। क्लियर है बात? अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है और पोटेंशियल दिया है तो उसको क्या मानेंगे? आरएमएस। लिख लो, इफ we given in exam not mentioned what kind of V it is, what kind of V it is, मतलब बताया नहीं है कि V एवरेज है कि V0 है कि VRMS है, तो आप हमेशा उसको क्या कंसीडर करोगे? VRMS। जब भी कुछ ना दिया हो, कोई एक करंट दे दे, कोई एक पोटेंशियल दे दे और आपको आइडिया नहीं लग रहा है, आपसे बोल दे कि एक 220 वोल्ट में एक बल्ब हमने कनेक्ट कर रखा है, ये क्या है? ये पीक करंट है, क्या है? एवरेज नहीं, ये आरएमएस वैल्यू है। उस सवाल में आपसे पूछेगा पीक बताओ, खटाक से आप ये फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उस सवाल में आपसे एवरेज पूछेगा तो निकाल लोगे। एक बार V0 निकल आएगा तो V एवरेज भी आपको पता है। इस केस में क्या होता है? 2V0 बाई पाई, और I एवरेज कितना हो जाएगा? 2I0 बाई पाई। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे छोटे छोटे एकदम 2 रुपए वाले सवाल, वो हम आपको नहीं करेंगे। क्लियर है? कि एग्जाम में बोल देगा 220 वोल्ट से हम ये बल्ब जला रहे हैं, अब बताओ इस पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू, इस पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू क्या है, तो समझ जाना भी आरएमएस की। क्लियर है? अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस सिर्फ इतना नहीं है। ना सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस इससे भी बड़ा है। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस में तो मैं एक पूरा वीडियो कर सकता हूं 30 मिनट का। सर प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे ही इतने बड़े वीडियो बनाते हो, जल्दी से कुछ समझा दो, जादू की तरह। हाँ तो बच्चों मुंह खोलो, मैं आप लोग को पिलाने वाला हूँ ये सिर्फ। इस सिरप को पी के आपको नेक्स्ट 10 मिनट में सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको तेज बच्चा बनना पड़ेगा। बनोगे तेज बच्चा? ये आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। अच्छा, मान लो आराम से, यहां मेरे पास एक कांटा है, कांटा नहीं है, रेजिस्टेंस है, और इसमें मान लो एक एसी करंट जा रहा है। आई एसी करंट, सर डायरेक्शन कैसे बनाया? किसी एक इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन इस तरफ ऐसे बनाया, ठीक। और इस करंट की जो वैल्यू है वो है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। हमसे पूछा व्हाट इज द पावर या एनर्जी, बताते हैं व्हाट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड या एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब बर्बाद हुई, यूज हुई, इन रेजिस्टर, इन टाइम टी टाइम में इस रेजिस्टर में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई। ये कोई इंस्टेंट है जिसमें करंट है, मैं चलो आइए देता हूं बस, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं। अब बताओ टी टाइम में इस रेजिस्टर में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई।
क्या एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं आपको, होता है I स्क्वायर आर टी, याद आ गया? I स्क्वायर हीट प्रोड्यूस्ड कह लो, एनर्जी कह लो, I स्क्वायर आर टी। यार ये डीसी वगैरह में लग जा रहा था क्योंकि हम कांस्टेंट करंट से डील कर रहे थे। आज तो करंट वेरिएबल है, क्या रखें यहां? एवरेज रख देते हैं सर। अच्छा लगता है सर, एवरेज एवरेज से आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम्हारे लिए बना हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो सुना करो कि भगवान क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं इससे काम नहीं बनेगा, तुम रख दो एवरेज, आंसर नहीं सही आता। आंसर हमने मेजर की कितनी एनर्जी जा रही है टी टाइम में, एवरेज वैल्यू रख के चेक किया, नहीं आया आंसर। मन में आ रहा है कि सर यहाँ एवरेज रखते काम बन जाना चाहिए, बट हुआ नहीं ऐसा। हमने देखा, हमने 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी एनर्जी थी हमने यहां से मेजर कर लिया, वहां देखा उस एनर्जी का आंसर एवरेज रख के मैच ही नहीं किया, ठीक है? आरएमएस से मैच कर गया, किससे? आरएमएस से। देखो क्यों मैच किया, ऐसा नहीं है, अब समझो। वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट, हम छोटे से टाइम dt में और एनर्जी निकालते हैं। लेट अस फाइंड क्या एनर्जी डिसिपेटेड इन स्मॉल टाइम dt, ये तो कर सकते हो ना, वेरिएबल चीज के लिए स्मॉल स्मॉल काम तो कर सकते हैं। स्मॉल टाइम dt में मान लेते हैं d एनर्जी गई, जो कि हो जाएगी I स्क्वायर आर dt। बोलो यहां तक तो सही है, इतने छोटे से टाइम में करंट वेरी नहीं कर पाएगा, इतने छोटे से टाइम में करंट वेरी नहीं कर पाएगा, छोटे से टाइम में छोटी सी एनर्जी डिसिपेट हुई, I स्क्वायर आर dt। अब आ गया सर, अब इसको सर इधर से इंटीग्रेट कर दो, इसको इधर से इंटीग्रेट कर दो, टोटल एनर्जी में ये समझ में नहीं आया क्या? छोटे से टाइम में, छोटे से टाइम में करंट चेंज नहीं होगा, तो हम ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डी का इंटीग्रेशन हो गया ई। अब इसको जरा समझना, आर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बाहर उठा लो, अब समझो मजा आने वाला है। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बाहर उठा लो, उठा लिया सर। अब इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt, कुछ पहचाना हुआ लग रहा है क्या ये? एक बार मुझे बताओ, क्या IRMS को आप I स्क्वायर का एवरेज का रूट बोलते हैं? बोलते हैं सर। क्या IRMS को आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt? अरे भाई I स्क्वायर का एवरेज ऐसे तो निकलेगा? बोलो भाई, I स्क्वायर का किसी चीज का एवरेज कैसे निकलता है? जो चीज टाइम पे डिपेंडेंट होती है वो चीज इंटू dt इंटीग्रेशन, नीचे dt इंटीग्रेशन। I का नहीं निकालना, IRMS में किसका एवरेज निकालते हैं? स्क्वायर का एवरेज करो, तो स्क्वायर का एवरेज ऐसे निकलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो जरा, तो ये मिलेगा IRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt। यार इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा? टाइम t। तो यहां से आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू IRMS का स्क्वायर इनटू t, बोल सकते हैं। अरे dt का इंटीग्रेशन t आएगा, dt का इंटीग्रेशन t इधर, तो इंटीग्रल I स्क्वायर dt की वैल्यू ये होगी। अरे बड़ा आसान है यार। हाँ, I स्क्वायर dt से वैसे भी RMS क्लिक करना चाहिए, स्क्वायर कुछ कुछ मीन जैसा हो रहा है, नीचे अगर dt से डिवाइड कर दे तो वही तो किया। IRMS इज I स्क्वायर का एवरेज का रूट, फिर मैंने कहा I स्क्वायर का एवरेज I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो फिर ये, फिर I स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू IRMS का स्क्वायर इनटू dt, dt जगह t रख दिया। यानी हम लिख सकते हैं r और I स्क्वायर dt की जगह IRMS का स्क्वायर इनटू t। देखो एक्सप्रेशन बन गया I स्क्वायर RT जैसा। हाय हाय, नहीं समझ में आया सर। देखो एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, क्या बोला फाइनली? एनर्जी इज इक्वल्स टू IRMS का स्क्वायर इनटू r इनटू t। यानी t टाइम में इस रजिस्टर में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई, ये निकालने के लिए या तो छोटे छोटे टाइम की एनर्जी निकाल के इंटीग्रेट करके आंसर दो, या तो I स्क्वायर RT में I की जगह IRMS पुट कर दो। ये सिग्निफिकेंस है IRMS का। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी मैंने बोला इसके ऊपर आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है पूरा। द एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर बाय करंट I नॉट साइन ओमेगा t in time t is same as the energy dissipated in the same resistor by a constant current of IRMS for time t।
अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इस रजिस्टर में IRMS नामक करंट T टाइम के लिए फ्लो कर रहा, उस समय जो एनर्जी डिसिपेट होगी उसकी वैल्यू वही आ रही है जो ये करंट जो कि वेरिएबल है T टाइम तक इस रजिस्टर में फ्लो करने पे एनर्जी डिसिपेट मतलब वेस्ट करता है या प्रोड्यूस करता है या गवा देता है। फिर से समझाऊंगा। ये करंट लिया I नॉट, देखो जरूरी है इंपॉर्टेंट, ये करंट लिया I नॉट साइन ओमेगा टी, इसको रजिस्टर R से गुजार दिया कि जाओ। हमने घड़ी देखी, T टाइम में बोला कितनी एनर्जी गई, कोई मीटर लगा रखा है ना, हमने मीटर लगा के देख लिया, अच्छा इतनी एनर्जी आ गई, ठीक है। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने कहा इसको कैसे कैलकुलेट करें, हीट का फॉर्मूला I²RT, पर I रखें तो रखें क्या, यहां तो करंट वेरिएबल है, I²RT में रखें क्या एनर्जी के फॉर्मूले में। फिर हमने देखा अगर उसी फॉर्मूले में हम IRMS रख देते हैं कांस्टेंट मान के कि पूरे टाइम IRMS, मान लिया पूरे टाइम IRMS से माना हमने, और रख के जब आंसर निकाला तो वही आया जो इससे आया था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर बाय करंट I नॉट साइन ओमेगा टी इन टाइम t is same as if a constant current IRMS flows in that resistor for time t। अब क्लियर हो रहा है, खुल रहा है दिमाग में ये। हमसे किसी ने कहा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है साहब 10 sin ओमेगा टी, 10 sin 50t ऐसा लिखा है, 10 sin 50t, 10 sin 50t। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ये बताओ इस रजिस्टर में कि 1 मिनट में कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। हमने कहा कैसे निकालें, तो करंट वेरिएबल है, एनर्जी का फॉर्मूला हमें I²RT आता है। तो हमसे किसी ने कहा ऐसा करते हैं कि इसको dt के लिए ले लेते हैं, एनर्जी थोड़े थोड़े टाइम के लिए निकालते हैं क्योंकि करंट वेरिएबल है, फिर इंटीग्रेट। हमने कहा ठीक है, हमने आंसर निकाल लिया, मान लो आंसर आया हमारा 100 जूल, मान लो आंसर आया 100 जूल। तो दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने कहा I²RT में हम IRMS पुट कर देते हैं, और IRMS पुट करने में भी आंसर 100 जूल आया। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस कि while calculating energy dissipated in a resistor you can replace the constant current of I²RT directly with IRMS। IRMS behaves like a constant current, यानी इसके ऊपर, अब सुन लो आखिर लाइन कैसे, इसके ऊपर T टाइम में ये करंट वही इफेक्ट डालेगा जो एक कांस्टेंट करंट IRMS डालता। क्लियर है? हमें मान लो कोई बात समझनी है किसी रजिस्टर के ऊपर, तो हमें वेरिएबल करंट से समझ में नहीं आ रही, करंट वेरी कर रहा है, कोई भी चीज स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ यार ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, कैसे हो रहा, करंट तो वेरी हो रहा। हमने कहा हटाओ इसको, IRMS बहा दो, ये करंट I नॉट साइन ओमेगा टी जो काम करेगा T टाइम के अंदर, IRMS एक कांस्टेंट करंट भी वही काम करेगा T टाइम के अंदर। इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर I नॉट साइन ओमेगा। घर में जब आप करंट को मेजर करते हो ना, आप क्या मेजर करते हो, RMS करंट। जितनी भी डिवाइसेस है वो RMS पकड़ती हैं, उनको लगता है कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, मस्त RMS, वेरिएबल कुछ नहीं, हाँ कांस्टेंट RMS जा रहा है। ये ना इसका मतलब रूप है, इसका वो रूप जो इंसान देख रहा है। हमें ये करंट दिख ही नहीं रहा, हमें बाहर से देख के लग रहा कि ये कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा। जितने भी इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो रहे, एकदम सही बता रहे, एकदम सही, एकदम ट्रस्ट करो, जितने भी हमें इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहे हैं वो ऐसे ऑब्जर्व हो रहे हैं कि लग रहा है इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट है जिसकी वैल्यू IRMS I नॉट बाई रूट 2, I नॉट बाई रूट 2 रख के वही काम बन जा रहा है जो कांस्टेंट करंट से बन सकता था। इन सब की कोई जरूरत नहीं। हाँ। और जितनी भी डिवाइस हम लगाते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, वो RMS करंट या RMS पोटेंशियल ही मेजर करती है। क्या यहाँ पे एम मीटर, वोल्ट मीटर काम नहीं कर सकते क्योंकि करंट लगातार गुड फ्लक्चुएट करा के आपकी एम मीटर की को अपनी ही जगह पे रोक देगा। जरा सोचो, मान लो तुमने एम मीटर कनेक्ट किया, हाउ डज एम मीटर एंड वोल्ट मीटर फंक्शन? गैल्वेनोमीटर से बने थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टॉर्क, याद आया टॉर्क। जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, टॉर्क भी मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा। तो एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 1 सेकंड में 100 बार इतनी तेजी करेगा, आपको लगेगा ये 0 पे है, असल में वो करेगा ये। अरे कोई दो इंसान को ऐसे ऐसे खींचा, वैसे खड़े रह जाएंगे, इनर्शिया।
तो नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डीसी वाले वो इनको मेजर नहीं कर सकते, एसी करंट वगैरह। एसी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर वोल्टामीटर। एसी करंट मेजर करना है हॉट वायर एमीटर लो, एसी पोटेंशियल मेजर करना है हॉट वायर वोल्टमीटर लो। सिलेबस में नहीं हमारे, कहीं आप देखोगे एचसी वर्मा में दिया हुआ है हॉट वायर एमीटर, पढ़ लो आप, सिलेबस में। अगर कोई आपसे पूछता है क्या डीसी की डिवाइसेस से, आप एसी करंट या एसी पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, नोट कर लो इसको। बेटा छाप तो ले सर, छाप लो। ओके, DC devices cannot measure marble current, cannot measure AC, cannot measure alternating current और EMF, है ना, यानी नॉर्मल एमीटर, वोल्टमीटर will show 0 reading for AC. So hot wire ammeter and hot wire galvanometer या voltmeter are used to measure AC करंट एंड पोटेंशियल। अब हॉट वायर समझ में आ रहा है, कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होगा, तो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है तो क्या मेजर करेगा, IRMS। ये भी तो IRMS से हीट ही तो प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। दे मेजर, ये आपके सिलेबस में है नहीं इतना, बस ये पता रखो मेजर क्या करते हैं। दे मेजर RMS, I एंड V। आरएमएस करंट और आरएमएस पोटेंशियल मेजर करते हैं। मान लो किसी सवाल में एक हॉट वायर एमीटर लगा के दे दिया और आपको रीडिंग दिखा रहा है किसी इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर वगैरह पे, अभी आगे चैप्टर बढ़ेगा, आपको रीडिंग दिखा रहा है, आप सोच रहे हैं कौन सा करंट दिखा रहा होगा, आरएमएस दिखा रहा होगा। क्लियर है, ये आरएमएस का इंपॉर्टेंस था, नोट कर लें। इसके बाद आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आरएमएस की वैल्यू निकालने के अच्छे सवालों के लिए। छाप लें इसको, पॉज करके 1 2 3 4 बिठा लूं, पॉज करके ओके। तो यहां तक जो चीजें आपने पढ़ी 95% सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। एवरेज वैल्यू कितनी है 2i0 बाई पाई, 2v0 बाई पाई। निकालना कैसे है, इंटीग्रल आई dt अपॉन नीचे इंटीग्रल dt। आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, आई स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज लो फिर रूट लो। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो एवरेज लो फिर रूट लो। कितनी आती है i0 बाई रूट 2, v0 बाई रूट 2। जब कोई और वैल्यू नहीं दी हो तो समझ जाओ जो गिवन वैल्यू वो क्या है, जब मेंशन ना हो तो समझ जाओ गिवन वैल्यू क्या है, आरएमएस। सारे डिवाइसेस क्या मेजर करते हैं, आरएमएस मेजर करते हैं। आरएमएस ऐसा करंट है जिससे अगर रिप्लेस कर दे तो सारे इफेक्ट ऐसे लगेंगे कि एक कांस्टेंट करंट से हो रहे हैं। जो इफेक्ट हमारा एक वेरिएबल एसी करंट दिखाता है वो एक कांस्टेंट आरएमएस वही इफेक्ट दिखा सकता है। अब सुनो, एक सवाल मान लो मैं आपको दूं, फाइंड आरएमएस करंट फॉर, अब देखो ध्यान से सवाल आया बढ़िया सा, सब पढ़ने के बाद I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी, इस करंट का आरएमएस करंट निकालो। ये भी वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल। I0 प्लस, अब कैसे निकालोगे आरएमएस, हमने क्या सीखा है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो फिर उसका रूट लो। यानी पहले आई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, नीचे इंटीग्रेशन डी टी और उसका रूट। बोलो सही बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करा एवरेज लिया रूट लिया। तरीका क्या है, आई स्क्वायर डी टी नीचे इंटीग्रेशन डी टी हाफ। अब आई स्क्वायर डी टी की जगह इस पूरे का स्क्वायर करें फिर उसका इंटीग्रेशन, अरे कर लो, नहीं सर आसान है, और करते हैं, आओ इस पूरे आओ स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2 ए
बी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, नीचे इंटीग्रेशन डी टी। अरे सर हो जाएगा, देखने में बड़ा लग रहा है। आओ आओ आओ, हमने कहा इस करंट का आरएमएस वैल्यू निकालो। कोई करंट ऐसा है, ऐसा करंट भी हो सकता है। आज का आरएमएस निकालो, अब आप याद करके गए आई नॉट बाई रूट टू, वो इसके लिए था नहीं, वो तो इस करंट के लिए था। अब एग्जाम में ये आ गया, आपने कहा ठीक है कॉन्सेप्ट पता है, आई का स्क्वायर करेंगे, एवरेज लेंगे, रूट लगाएंगे, स्क्वायर किया, एवरेज आई स्क्वायर dt बाई dt, और फिर रूट आई स्क्वायर की जगह इस पूरे को स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पहले आई नॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, आसान है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 ओमेगा टी बाई 2, फिर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसको भी इंटीग्रेट, हाय राम, समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 रखो, फिर इंटीग्रेट करो अलग अलग टर्म को, सब कुछ नहीं करना है। देखो अब सुनो, तरीका समझो, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो, यहां लिखो शॉर्टकट ये पकड़ लो, शॉर्टकट ये पकड़ लो आप कि साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, चाहे साइन 2 ओमेगा टी हो, कॉस 2 ओमेगा टी, मतलब साइन थीटा का एवरेज 0, कॉस थीटा का एवरेज 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2। ये ऊपर बार लगाना भी चू चू की तरह ही है, ऊपर बार लगाओ या चू चू लगाओ, दोनों का मतलब एवरेज, ठीक है, हाफ। और ये चीजें किसके लिए है, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। अब फाइंड आरएमएस करंट फॉर, देखो पहला सवाल आसान लेते हैं, फाइंड आरएमएस करंट फॉर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो ये सवाल, इसका आरएमएस निकालना है, आई नॉट बाई रूट टू। देखते हैं और एक बार बिना इंटीग्रेशन वगैरह के, चलो आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर चू चू रूट, सही, इसका मतलब अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज यानी आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, नीचे इंटीग्रल डी टी, ठीक है, सही है, यहां तक सही है। ये करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, देख क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, अच्छा आई की वैल्यू कितनी है, यानी इसका एवरेज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वो आई स्क्वायर डी टी करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है ना, रूट मीन स्क्वायर यानी स्क्वायर का एवरेज, यानी इस क्वांटिटी का एवरेज। अब देखो इस पूरे पे मान लो ऐसे बार लगा है, बार का मतलब भी एवरेज होता है ना, आई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर का बार। ये बार ना पहले अलग अलग टर्म पे डाल दो, आई नॉट स्क्वायर का बार, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार, सुनते जाओ भी आसान हो जाएगा धीमे धीमे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन फिर रूट, तो स्क्वायर उसका मीन फिर रूट, फिर हमने आई स्क्वायर की जगह ये रख देते हैं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इस बार को दोनों पे डाल दो। अब आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका एवरेज क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर ही होगा मेरे ख्याल से। तो तुम्हें क्या लग रहा है, बोलो। आई नॉट स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, खेल खत्म, आई नॉट स्क्वायर का आई बाहर, मैजिक। नोट करें, अच्छे सवालों में काम आएगा, नोट करें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, नोट कर लें, 1 2 3 4, समझ में आया, छाप ओके। आओ दूसरा सवाल देखो, ये इतना बढ़िया काम करेगा ना। सेकंड सवाल, I इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही दिया था हमने। आपसे क्या बोल दिया, आई आरएमएस निकालो, मतलब आई स्क्वायर के एवरेज का रूट, आई स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, यानी अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बोलो सही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे का एवरेज। अब ये एवरेज टर्म सब पे डाल दो अलग अलग, क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, 2 आई नॉट स्क्वायर का एवरेज, साइन ओमेगा टी का एवरेज। बोलो सही है, बहुत ही आसान,
आई नॉट स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका एवरेज क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी, एवरेज आई नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, 2 आई नॉट स्क्वायर का एवरेज 2 आई नॉट स्क्वायर, कांस्टेंट का एवरेज तो वही रहेगा, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, खत्म। आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 यानी 2 और 1 3/2 आई नॉट स्क्वायर, यानी आ जाएगा आई नॉट बाहर अंडर रूट 3/2, सही। अरे 2 प्लस 1 3/2 आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट बाहर। क्लियर है, आ रहा है समझ में? एक लास्ट सवाल करें फिर बंद करें इस लेक्चर को, नोट कर लें। ओके, थर्ड, मान लो हमको बोलता है I इज इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। हमसे कहा I RMS निकालो, क्या होगा I स्क्वायर का एवरेज अंडर रूट, I स्क्वायर का एवरेज इसको स्क्वायर करेंगे, I1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बोले ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इस पूरे का एवरेज, अच्छा इसका एवरेज क्या होगा बोलो, ये एवरेज इस पे लगेगा, I1 स्क्वायर का एवरेज कितना आएगा I1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा 1/2, फिर एवरेज इस पूरे टर्म पे लगेगा, I2 स्क्वायर का एवरेज कितना आएगा I2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा 1/2 प्लस, अब देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, अरे ये पढ़ा होगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, बोले लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा यानी साइन 2 ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा 0, साइन ओमेगा टी हो 2 ओमेगा टी हो 3 ओमेगा टी हो 4 ओमेगा टी हो, अरे साइन थीटा का एवरेज एक सेकंड का 0 नहीं समझे, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विल बिकम साइन 2 ओमेगा टी, और ये जब एवरेज लगेगा एक इस पे लगेगा एक साइन 2 ओमेगा टी पे, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0, तो ये टर्म भी गया, तो I1 स्क्वायर बाई 2 I2 स्क्वायर बाई 2 यानी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। यहाँ पे इस लेक्चर को हम करेंगे समाप्त, इस चीज को आप और प्रैक्टिस करिएगा, आरएमएस निकालने का तरीका। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था आज का, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे कि एसी करंट जब प्योर रेजिस्टर में जाता है तो क्या होता है, प्योर इंडक्टर में जाता है तो क्या होता है, प्योर कैपेसिटर में जाता है क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।